हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एग्रीकल्चर साइंस पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर साइंस पर आज कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। एक वीडियो हमारा हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इससे पहले था और आज हम लोग कुछ मेजर क्रॉप हैं, कुछ जो है मेजर क्रॉप हैं उनके कुछ आईएमपी फैक्ट पढ़ेंगे। कुछ मेजर क्रॉप हैं उनके हम आज इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप है जिनके हम आज आईएमपी फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले राइस के बारे में जानते हैं। जहाँ से इंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसमें से राइस सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए जानते हैं राइस के बारे में। पहली चीज़ तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है ये, यानी इसमें स्वपरागण होता है। ये पहली बात थी। दूसरी विशेषता ये है कि जो इसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व चाहिए, वो कितनी मात्रा में कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए, तो लगभग 80 से 120 केजी पर हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर में 11 दशमलव कुछ बीघा होता है, यानी लगभग 12 बीघा के लिए 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए। यानी एक हेक्टेयर के लिए 80 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन चाहिए और 40 से 60 फास्फोरस, 40 से 60 केजी पर हेक्टेयर फास्फोरस चाहिए। ठीक है। और पोटास 40 से 50 केजी पर हेक्टेयर पोटास चाहिए। ठीक है। तो ये जो है न्यूट्रिएंट्स अमाउंट है ना, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अमाउंट फॉर राइस के लिए ये क्या चाहिए था, 80 से 120 नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है। और 40 से 60 फास्फोरस चाहिए और 40 से 50 क्या चाहिए, पोटास चाहिए। ठीक है। और ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। इसका जो बॉटनिकल नेम है वो ओराइजा सेटाइवा है। क्या है? ओराइजा, ORIZYA, ओराइजा सेटाइवा। ठीक है। इसमें जो गुणसूत्र संख्या है वो कितनी है, 2n बराबर 24। कितनी है? 2n बराबर 24। ठीक है। ये पूछा जा सकता है। इसके बाद सीड रेट यानी बीज दर। सीड रेट क्या चाहिए इसके लिए, बीज दर क्या चाहिए? तो अगर आप डायरेक्ट सोइंग कर रहे हैं, छिटकवा विधि, अगर आप डायरेक्ट जैसे गेहूँ छिटक कर बोया जाता है, अगर आप नर्सरी बिना तैयार किए डायरेक्ट सीड को बो रहे हैं तो डायरेक्ट सोइंग के लिए आप आगे जो है हेडिंग के अंतर्गत समझें। अगर डायरेक्ट सोइंग हम कर रहे हैं, डायरेक्ट सोइंग, तो डायरेक्ट सोइंग के लिए हमें 75 से 100 केजी पर हेक्टेयर क्या चाहिए, राइस के सीड को चाहिए, चावल के सीड को चाहिए। और यदि आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, यानी अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, तो आपको चाहिए 20 से 30 केजी पर हेक्टेयर। 20 से 30 केजी राइस पर हेक्टेयर चाहिए। ठीक है। और यदि हम उपज देखें, इसकी जो एवरेज यील्ड है, यानी पैदावार है एवरेज में, औसत में, वो 21.86 क्विंटल पर हेक्टेयर है। ठीक है। इसके बाद यदि क्रिटिकल स्टेज देखें हम, क्रिटिकल स्टेज यानी वो अवस्थाएं जब इनको पानी चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं राइस में कि इनको पानी उस समय ज़रूर चाहिए। तो बूटिंग स्टेज ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है भाई, बूटिंग बनते समय। ठीक है। और फिर दूसरा है टिल्डिंग स्टेज, ये गांठें बनते समय और जो है टीलर्स निकलते समय, शाखाएं या कल्ले है ना, ये 0 से 20 दिन पर ये एक सिंचाई हो जानी चाहिए। और उसके बाद जो है अगर बात आ जाए कि फर्स्ट राइस हाइब्रिड कब विकसित हुई और कहाँ विकसित हुई, तो फर्स्ट हाइब्रिड राइस 1970 में चाइना में विकसित हुई।
कहाँ विकसित हुई? चाइना में, ठीक है। और राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा हो रहा है वर्ल्ड में? चाइना। फिर कौन है? इंडिया। फिर कौन है? इंडोनेशिया। फिर कौन है? बांग्लादेश, ठीक है ना। और इसके बाद यदि हम देखें कि मैक्सिमम एरिया किस कंट्री में है, यानी क्षेत्र, भाई क्षेत्रफल में, वो तो पैदावार था, तो क्षेत्रफल में सबसे आगे आपका इंडिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राइस में सबसे आगे कौन है? इंडिया है। इसके बाद है इंडिया में कौन कर रहा है? तो वेस्ट बंगाल। इंडिया में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है राइस में सबसे अग्रणी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पंजाब जो है वो प्रोडक्टिविटी में खूब आगे है, PUNJAB। पंजाब जो है प्रोडक्टिविटी में सबसे आगे है राइस के उत्पादकता में, ठीक है। और मुख्य खरपतवार अगर उग जा रहे हैं तो उसके लिए हम कौन सा खरपतवार नाशी यूज करेंगे? मुख्य रूप से हर्बिसाइड, CIDE हर्बिसाइड। कौन सा हर्बिसाइड यूज करेंगे? प्रोपेनिल और ब्यूटाक्लोर, ठीक है। प्रोपेनिल करेंगे और ब्यूटाक्लोर करेंगे, है ना। ब्यूटाक्लोर ये मुख्य हर्बिसाइड है जो धान के खेत में कोई जो है खरपतवार उगा रहा है तो उसके कंट्रोल के लिए, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेटेड है, ठीक। इसके बाद हम आगे देखते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में, यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में कौन सा अनाज आगे है? चावल। चावल पूरे संसार में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, फिर गेहूँ, ठीक है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला उगाया जाने वाला कौन है? चावल, और दूसरा गेहूँ, ठीक है। और इंटरनेशनल ईयर मनाया गया था राइस का, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। ये कब था? 2004। कब था? 2004, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम जो है, अगर हम राइस की एक वैरायटी है लूनी श्री, है ना। एक लूनी श्री वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, ठीक है, अभी तक। तो ये भी एक जो है महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन है। और समर मतलब गर्मी में राइस उगाया जाता है जिसको हम बोरो राइस कहते हैं। बोरो राइस, यदि गर्मी में राइस उगाया जा रहा है तो बोरो राइस कहते हैं, और ये उड़ीसा में होता है, उड़ीसा, है ना, उड़ीसा में। ये भी एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है अगर हम बात करें फर्स्ट सुपर फाइन सीरियल, अगर राइस की सबसे पतली वैरायटी, सबसे महीन दाने वाली वैरायटी, तो पूसा 1460, वैरायटी का नाम है पूसा 1460। ये सब, इसका चावल सबसे महीन होता है, ठीक है। बासमती वगैरह सब इसके पीछे हैं। और कुछ राइस की न्यू वैरायटियाँ हैं, राइस की कुछ नई नई वैरायटियाँ हैं। तो एक है जो है RH 204, एक है GR8, एक कौन है? GR8। और उसके बाद एक है सारंग, ठीक है। और चिनगम एक वैरायटी है, चिनगम CHINGUM, ठीक है। ये भी नई वैरायटी रिलीज़ हुई है, ठीक। तो ये कुछ वैरायटियाँ थी धान की। और धान में एक मेथड अपनाया जाता है श्री मेथड। ये बहुत पूछता है, श्री किससे संबंधित है? श्री विधि किससे संबंधित है? धान से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं जो है गेहूं पर।
तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में सबसे पहले ट्रेटिकम कम्पैक्टम और ट्रेटिकम सैफेरोकोकम, ध्यान से सुन लेंगे, मोहनजोदड़ो की खुदाई में ट्रेटिकम कम्पैक्टम और ट्रेटिकम सैरोकोकम वैरायटी जो है वो प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसके बाद फिर गेहूं के बारे में महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसको हम लोग खूब ज़्यादा बो रहे हैं यार, ये बॉटनिकल नेम है गेहूं का, ट्रिटिकम एस्टिवम, इसको नॉर्मन, एक साइंटिस्ट था नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड है। पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग, इन्होंने सबसे पहले ट्रेटिकम एस्टिवम गेहूं को मैक्सिको से विकसित किया था। ठीक है, इसके बाद फिर अगला टॉपिक है कि अगर हम छिटकवा मेथड से गेहूं में बुआई कर रहे हैं तो 100 kg पर हेक्टेयर हमें गेहूं चाहिए। ठीक है, गेहूं का बीज चाहिए। और अगर हम डिबलर मेथड से बुआई कर रहे हैं, डिबलर मेथड से, तो 20 से 30 चाहिए। डिबलर होता है एक इस प्रकार का, उसमें 9 त्रिक 27, मतलब एक लाइन में 9 खूंटियाँ होती हैं, 3 लाइनें होती हैं तो 9 त्रिक 27 खूंटियाँ होती हैं। उसको ऐसे ज़मीन में रख देते हैं, 27 छिद्र हो जाते हैं और छिद्र में गेहूं के बीज को डाल देते हैं। तो डिबलर मेथड से 20 से 30 kg पर हेक्टेयर गेहूं का सीड रेट, बीज दर होता है। ठीक है, और जो है इसमें जो है अगर हम न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट देखें तो 100 से 120 kg पर हेक्टेयर हमें नाइट्रोजन चाहिए। और उसके बाद जो है 50 से 60 kg पर हेक्टेयर क्या चाहिए? फास्फोरस चाहिए। और 40 से 50 kg क्या चाहिए? पोटास चाहिए। ये जो है पर हेक्टेयर हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए। इसके बाद हम आते हैं कि गेहूं का मुख्य जो खरपतवार है वो फेलिस माइनर है। फेलिस माइनर, गेहूं का मामा, जिसको हम सेहू भी कहते हैं। और यदि आपके खेत में गेहूं का मामा हो गया है तो आप आइसोप्रोट्यूरॉन, एक खरपतवार नाशी है, इसका छिड़काव कर दो। आइसोप्रोट्यूरॉन या सल्फ्यूसेल्यूरॉन या आइसोप्रोट्यूरॉन, इसका छिड़काव कर दोगे ना तो गेहूं का मामा नष्ट हो जाएगा। इसके बाद चाइना जो है सबसे ज़्यादा गेहूं प्रोडक्शन कर रहा है। चाइना जो है 2012 के अनुसार है भाई, ये चाइना प्रोडक्शन में सबसे आगे है गेहूं के। ठीक है, और इसके बाद मैक्सिमम एरिया यदि हम बात करें तो एरिया में सबसे आगे कौन है? इंडिया। ठीक, और इसके बाद जो है यदि हम इंडिया में वीट के सबसे ज़्यादा गेहूं के प्रोडक्शन में बात करें तो यूपी सबसे आगे, यूपी है। पहले कौन था? पंजाब था, लेकिन अभी समय यूपी है। ठीक है, दूसरा स्थान पंजाब का है सबसे ज़्यादा उत्पादन में। और इसके बाद जो है यदि इंडिया में एरिया की बात करें तो यूपी सबसे ज़्यादा, क्षेत्र भी गेहूं का यूपी में है। ठीक, और यदि प्रोडक्टिविटी की बात करें तो पंजाब, प्रोडक्टिविटी में कौन है? पंजाब। गेहूं के प्रोडक्टिविटी में सबसे आगे कौन है? पंजाब। और इसके बाद जो है क्रिटिकल स्टेज यदि हम देखें कि वह कौन सी अवस्था है जिसमें हमें पानी इसको देना ही देना है, यदि पानी नहीं देंगे तो सूख जाएगा। CRI स्टेज, सबसे पहली सिंचाई देनी है। क्राउन रूट इनिशिएशन 21 दिन पर पहली सिंचाई। दूसरी सिंचाई टीलर्स बनते समय, यानी कल्ले निकलते समय। ठीक है, तीसरी सिंचाई ज्वाइनिंग, गांठें बनते समय, है ना। और उसके बाद चौथी सिंचाई फ्लावरिंग, यानी फूल आते समय, है ना, फ्लावरिंग। पांचवी सिंचाई कब देनी है? मिल्किंग, दुग्धावस्था में, है ना। और फिर छठी जब सूखने लगे तब, जस्ट उसके पहले। ठीक है, तो ये 6 सिंचाइयाँ चाहिए गेहूं को हर हाल में। ठीक है, और गेहूं की कुछ नई प्रजातियां विकसित की गई हैं, न्यू वैरायटी कुछ विकसित की गई हैं गेहूं की, जो इस प्रकार हैं। ठीक है, एक वैरायटी विकसित की गई है जिसका नाम है, और वो भी ICR से, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये नई दिल्ली में है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, भारतीय
कृषि अनुसंधान संस्थान, तो इसके द्वारा वैरायटी विकसित की गई है BL 829, ठीक है। इसके बाद दूसरी वैरायटी है HS 420, ठीक है। इसके बाद तीसरी वैरायटी जो विकसित की गई है HS 335, फिर है DWB 14, ठीक है। इसके बाद जो विकसित की गई है MP 4010। ये कुछ महत्वपूर्ण वैरायटियाँ हैं। अभी ये केवल IMP फैक्ट है कुछ बच्चों, अभी हम डिटेल में राइस और गेहूं का कल्टीवेशन पे वीडियो बनाएंगे, तो वो जो है आप उस पर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद लास्ट में बाजरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। बाजरा सबसे ज़्यादा सूखा सहन करने वाला जो है वो सीरियल क्रॉप है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सूखा सहन करने वाला धान्य फसल है, ठीक है। और वाटर लॉगिंग अवस्था, जहाँ पानी भी भरता हो वहाँ भी आप बाजरा को लगा सकते हो। एसिडिक अम्लीय मिट्टी है तो भी आप बाजरा को वहाँ पे लगा सकते हो। और सबसे ज़्यादा सूखा भी ये सह लेता है। सूखा, वाटर पानी भरा हो या फिर अम्लीय मृदा हो, है ना, वहाँ पे बाजरा लगा सकते हो। और सबसे ज़्यादा खनिज लवण बाजरे में पाया जाता है। खनिज लवण सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? बाजरा में, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे ज़्यादा बाजरा का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? इंडिया में। यदि हम सबसे ज़्यादा बाजरा की प्रोडक्शन देखें तो इंडिया, और इंडिया में कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। और एक लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बात और, यदि धान की कटाई आप कर रहे हैं तो उस समय धान में 10 से 12% नमी रहनी चाहिए। धान की कटाई करते समय 10 से 12% से ज़्यादा और कम नमी नहीं होनी चाहिए। और यदि आप किसी भी धान, गेहूँ, जो मक्का, किसी भी दाने को, यानी सीरियल्स को, यानी अनाज वाली फसलों के दानों को अगर आप जो है स्टोर कर रहे हो, कहीं पर भंडारित कर रहे हो, कहीं पर रख रहे हो, तो उसमें 10%, उसके दानों में 10% नमी अवश्य होनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, ये मेरा एग्रीकल्चर पे IMP फैक्ट पे धान, गेहूं और बाजरा कुछ महत्वपूर्ण IMP फैक्ट था। इसके कल्टीवेशन का डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी बच्चों को एंड तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।